शायद आप उनमें से एक हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कि चींटियां इंसानों से भी पुरानी हैं। हाँ, आपने सही सुना, वे इंसानों से भी पुरानी हैं। और इसके अलावा चींटियां इंसानों से 1 मिलियन गुना ज्यादा हैं। और भले ही वे छोटी हैं, वे अपनी एक संगठित सभ्यता बना सकती हैं। उनके पास नेता, मजदूर और बच्चों की देखभाल का सिस्टम होता है। सबकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। वे बुजुर्गों और विकलांगों की भी देखभाल करते हैं। उनके पास खेती और पशुपालन का भी अपना तरीका है। और जब उनमें से कोई मर जाता है तो वे उसे दफनाते भी हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ प्रकार की चींटियां बिना साथी के भी अपनी संख्या बढ़ा सकती हैं। 100 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय तक वे इस ग्रह पर कई प्रजातियों के विलुप्त होने से बची रही हैं। ये सच है। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया में वास्तव में कितनी चींटियां हैं, उनकी कुल आबादी का वजन कितना है, वे पृथ्वी पर पहली बार कब आईं और कैसे रहती हैं, और क्यों कई वैज्ञानिक कहते हैं कि उनका समाज प्रकृति की सबसे स्थिर सभ्यताओं में से एक है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद। और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए जवाब देते हैं कि असल में दुनिया में कितनी चींटियां हैं। हम में से लगभग सभी ने चींटियां देखी हैं। अगर पूछा जाए कि पूरी पृथ्वी पर उनकी संख्या कितनी है, तो शायद आपका जवाब असली संख्या से काफी अलग होगा। इस समय दुनिया भर में 14,218 से अधिक पहचानी गई चींटी की प्रजातियां हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने 1,758 से अधिक उप प्रजातियां भी पहचानी हैं। लेकिन इसके बावजूद जितना कुछ हमें पता है, फिर भी आज जीवित सभी चींटियों की सटीक संख्या के बारे में कोई भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है। सबसे आम अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 10 क्वाड्रिलियन चींटियां हैं। इसे आसान तरीके से कहे तो ये 10,000 ट्रिलियन चींटियों के बराबर है। इतनी बड़ी संख्या की कल्पना करना भी मुश्किल है। और अगर आप इन्हें एक एक करके गिनने की कोशिश करेंगे तो शायद आपकी पूरी जिंदगी भी इसे पूरा करने के लिए काफी नहीं होगी। इसके अलावा अगर दुनिया की सभी चींटियों का वजन जोड़ दिया जाए तो ये 10 बिलियन किलो से भी ज्यादा हो जाता है। और इसमें एक चौंकाने वाली बात है। कुछ अनुमानों के अनुसार आज की चींटियों की कुल आबादी का वजन पृथ्वी पर पिछले 2000 वर्षों में जितने भी इंसान रहे हैं, उनके कुल वजन से भी ज्यादा है। सीधे कहें तो वे छोटी होते हुए भी इतनी अधिक हैं कि पूरे ग्रह पर सबसे बड़े बायोमास में से एक बना सकती हैं। चींटियां कब प्रकट हुईं? वे दुनिया के लगभग हर हिस्से में पाई जाती हैं। ये सभी महाद्वीपों में मिलती हैं, बस अंटार्कटिका छोड़कर। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लगभग 110 मिलियन से 130 मिलियन साल पहले पहली बार प्रकट हुई थीं। उस समय दुनिया ऐसी नहीं दिखती थी। संभव है कि वे प्राचीन सुपरकॉन्टिनेंट लॉरेशिया से शुरू हुई थीं। और जो और भी चौंकाने वाली बात है, वे शुरुआत में चींटियां नहीं थीं। अध्ययनों के अनुसार उनके पूर्वज प्राचीन ततैयों के करीबी रिश्तेदार थे। फिर भी आज तक सटीक ततैया प्रजाति की पहचान नहीं हुई है जो आधुनिक चींटियों की पूर्वज हो सकती है। अब एक चींटी कितनी बड़ी होती है? जब हम चींटी शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक ही आकार आता है। सच कहे तो इसकी अलग अलग प्रजातियों के आकार में काफी फर्क होता है। कुछ तो सिर्फ 2 मिलीमीटर लंबी होती हैं, कुछ अन्य प्रजातियां कुछ सेंटीमीटर लंबी होती हैं। और अगर हम अतीत में देखें तो इनके प्राचीन रिश्तेदार और भी बड़े हुआ करते थे। अब तक खोजी गई सबसे बड़ी जीवाश्म चींटियां फॉर्मिसियम वंश से संबंधित हैं। इन मादा चींटियों की लंबाई लगभग 7 सेंटीमीटर तक होती थी और इनके पंख 15 सेंटीमीटर तक फैल सकते थे। इसका मतलब है कि वे आजकल दिखने वाले कई किलो से भी बड़े थे। अब सवाल यह है, क्या सच में चींटियों के पंख होते हैं? चींटी का नाम सुनते ही जमीन पर रेंगने वाले छोटे कीड़े याद आते हैं, लेकिन कुछ चींटियों के पंख भी होते हैं। ये कोई अलग प्रजाति नहीं है। असल में सभी चींटियां हाइमेनॉप्टेरा समूह से आती हैं, वही समूह जिसमें मधुमक्खियां और ततैया भी शामिल हैं। हालांकि कॉलोनी के सभी सदस्य पंखों वाले नहीं होते। आमतौर पर केवल रानी और नर चींटियों के पास ही पंख होते हैं। वहीं जो वर्कर चींटियां हमें रोजाना खाना लाते हुए दिखती हैं, उनके पास पंख नहीं होते। अब सवाल है, उनकी संख्या बढ़ाने का राज क्या है? आइए इस बात को और विस्तार से समझते हैं।
अगर कॉलोनी में नर और मादा चींटियां होती हैं, तो ये वर्कर चींटियां कौन होती हैं? क्या वे नर होती हैं या मादा? इसका जवाब आपकी सोच से भी ज्यादा दिलचस्प है। तकनीकी रूप से वर्कर चींटियां भी मादा होती हैं, लेकिन उनका प्रजनन तंत्र पूरी तरह विकसित नहीं होता। इसी वजह से वे प्रजनन नहीं कर सकती। चींटियों की दुनिया में संतान पैदा करना सभी का अधिकार नहीं होता। यह एक खास जिम्मेदारी है जो केवल कुछ ही कॉलोनी सदस्यों के लिए आरक्षित होती है, और अक्सर वे अपने समाज में पहले से तय भूमिका के साथ जन्म लेते हैं। कुछ रानियां बनेंगी, कुछ मजदूर बनेंगी, और कुछ नर होंगे जिनकी जिम्मेदारी केवल प्रजनन करना होगी। चींटियों की प्रजनन विधियां उनकी प्रजाति पर निर्भर करती हैं। सबसे आम तरीका है नर और मादा चींटियों का मिलन। लेकिन यह कैसे होता है? एक समय होता है जब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में नई चींटी कॉलोनियां बनना शुरू होती हैं, और यह तब होता है जब वसंत ऋतु आती है। उस दिन पंखों वाली मादा चींटियां एक साथ घोंसले से निकलती हैं, और नर चींटियों का भी सिर्फ एक ही मिशन होता है, साथी की तलाश करना और एक नई पीढ़ी की शुरुआत करना। ये सोचकर अच्छा लगता है कि ये उनके जीवन में शायद ही एक मौका होता है जब वे सच में अपने पंखों से उड़ते हैं। मैं बस जोड़ना चाहूंगा कि सच कहूं तो उनकी उड़ने की क्षमता कमजोर है। अक्सर मादा चींटियां पहले ऊंची घास या पौधों पर चढ़ती हैं ताकि उड़ने से पहले उन्हें एक अच्छा स्थान मिल सके। लगता है वे प्राकृतिक लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल करती हैं। वहीं नर चींटियां हल्की होती हैं और जल्दी उड़ सकती हैं, इसलिए वे अक्सर सीधे जमीन से ही उड़ जाती हैं। और यहीं से उनकी कहानी अलग हो जाती है, क्योंकि उनका मिलन आसमान में उड़ते हुए ही होता है। हाँ, आपने सही सुना। जब वे आसमान में होते हैं, वहीं उनका मिलन होता है। संभोग के बाद नर चींटी का कॉलोनी में कोई काम नहीं रह जाता। थोड़े समय बाद उसकी मौत हो जाती है। प्रजनन में उसकी भूमिका इतनी सीधी और दुखद है। लेकिन मादा चींटियों का क्या? संभोग उड़ान के बाद वो अपने पुराने घर से दूर उड़ जाती है ताकि अपनी खुद की कॉलोनी के लिए जगह तलाश सके। और जब वो जमीन पर उतरती है तो वो कुछ ऐसा करती है जो चौंकाने वाला लगता है। वो अपने ही पंखों को काटती और तोड़ देती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अब उसे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक रानी के पूरे जीवन में संभोग उड़ान सिर्फ एक बार होती है, दूसरा मौका नहीं मिलता। अब ना कोई अगली उड़ान होगी, न दूसरा साथी। एक बार के संभोग में ही उसे इतने आनुवंशिक पदार्थ मिल जाते हैं कि वह कई सालों तक अंडे दे सकती है। इसके बाद वह एक सुरक्षित जगह की तलाश शुरू कर देगी, जहां वो अपनी नई कॉलोनी बसाएगी, और यहीं से उसका राज शुरू होगा। असल में रानी की उम्र आम चींटी से कहीं ज्यादा होती है। चींटियों के बारे में सबसे चौंकाने वाले तथ्यों में से एक है उनकी रानी की उम्र। प्रजाति पर निर्भर करता है, वह 12 से 20 साल तक जीवित रह सकती है। वहीं आमतौर पर एक मजदूर चींटी सिर्फ 5 साल या उससे भी कम समय तक जीवित रहती है। इसका मतलब है कि जब कॉलोनी में मजदूर बार बार बदलते रहते हैं, तब भी एक ही रानी बहुत लंबे समय तक जीवित रहती है, जैसे वह पूरी समुदाय का जीवित केंद्र हो। और सभी चींटियां एक जैसी नहीं होती। हालांकि सभी प्रजातियों की चींटियां इस तरह की व्यवस्था का पालन नहीं करती। कुछ प्रकार ऐसे हैं जहां मजदूर चींटियां भी प्रजनन कर सकती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां और अधिक अनोखी होती हैं। सामान्य प्रजनन प्रक्रिया के बजाय उन्होंने लगभग प्राकृतिक क्लोनिंग जैसी प्रक्रिया से बढ़ना सीख लिया है। यह कैसे होता है? यह वो प्रक्रिया है जिसमें चींटियों को अब नर की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय यह स्वाभाविक रूप से होता है। माइकोसेपुरस स्मिथी नामक चींटी की एक प्रजाति है जो पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया अपनाती है। इस तरीके में नई मादा चींटियां उन अंडों से बनती हैं जिन्हें कभी निषेचित नहीं किया गया। सीधे शब्दों में कहें तो वे बिना किसी नर चींटी के बनती हैं। सचमुच बिल्कुल नहीं। विकास की लंबी अवधि में ऐसा लगता है कि इस प्रजाति ने तय कर लिया कि अब उन्हें अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए नर की जरूरत नहीं है। असल में किसी ने सिर्फ मादा चींटियों की कॉलोनी खोजी। वैज्ञानिक जब अमेज़न बेसिन में माइकोसेपुरस स्मिथी की कॉलोनियां पाए तो वे हैरान रह गए। पहली नजर में ही उन्होंने कुछ अजीब देखा। कॉलोनी में सभी चींटियां मादा थीं, एक भी नर नहीं था। पक्का करने के लिए उन्होंने एकत्र किए गए नमूनों का डीएनए विश्लेषण किया, और वहीं उन्हें और भी चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। कॉलोनी के सभी सदस्य सिर्फ मादा ही नहीं,
बल्कि रानी की हूबहू प्रतिलिपि भी थे, जैसे सभी जुड़वां हों। पूरी कॉलोनी केवल क्लोन से बनी थी। शोधकर्ताओं ने यह परिणाम प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी जर्नल में प्रकाशित किया। शोधकर्ताओं के मुताबिक उन्होंने इस अनोखी प्रणाली की खोज संयोगवश की जब वे उस प्रजाति के अन्य पहलुओं का अध्ययन कर रहे थे। एक ऐसी जीवन व्यवस्था जिसमें सभी क्लोन हैं। जैसे जैसे उन्होंने इन चींटियों का और अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि रानी का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन अंग लगभग बेकार हो चुका है। इसका मतलब है लंबे समय तक धीरे धीरे उनमें सामान्य यौन प्रजनन की आवश्यकता खत्म होती गई। कुछ वर्षों के बाद इस प्रजाति की विभिन्न आबादियों पर अध्ययन और भी विस्तृत हुआ। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि कुछ कॉलोनियां अब भी पारंपरिक प्रजनन करती हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। वास्तव में दक्षिण और मध्य अमेरिका में जांचे गए लगभग 90% जीव क्लोन निकले। चाहे उनकी रानियां अलग अलग हों, उनके प्रजनन का तरीका फिर भी एक जैसा है। और कई वैज्ञानिकों के लिए वैज्ञानिक जो दिखा रहे हैं वो स्पष्ट है। malinaw ang ipinapakita ng इस प्रजाति ने क्लोनिंग को मुख्य प्रजनन तरीका चुना, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है और शायद यही उनके भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि जब किसी प्रजाति के सभी सदस्य लगभग एक जैसी आनुवंशिक संरचना रखते हैं, तो वे बीमारियों, संक्रमण या पर्यावरण बदलाव से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जिस प्रणाली ने उन्हें सफलता दिलाई, वही उनके पतन का कारण भी बन सकती है। फिर भी क्लोनिंग के जरिए प्रजनन के तरीके में एक समस्या है। जब किसी प्रजाति के सभी सदस्यों की आनुवंशिक संरचना लगभग एक जैसी होती है, तो वह विविधता खो जाती है जो उनकी प्रजाति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। आनुवंशिक विविधता की कमी से वे नई बीमारियों, परजीवियों और पर्यावरण बदलाव के प्रति अधिक कमजोर हो जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई ऐसा खतरा आता है जो किसी एक सदस्य पर हमला कर सकता है, तो बहुत संभावना है कि लगभग सभी अन्य भी प्रभावित हो जाएंगे। इसी वजह से किसी प्रजाति की आबादी बहुत तेजी से गिर सकती है और वो पूरी तरह से विलुप्त हो सकती है। लेकिन ऐसा होने पर भी चींटियों की दुनिया पर खास असर नहीं होगा। पृथ्वी के बहुत लंबे इतिहास में चींटियां कई बड़े बदलावों से बच चुकी हैं। वे डायनासोर के विलुप्त होने से पहले जीवित थीं और आज तक विकसित हो रही हैं। इसीलिए कई वैज्ञानिकों के लिए निकट भविष्य में चींटियों का पूरा समूह के गंभीर खतरे में पड़ने की संभावना बहुत कम है। और जब हम उनकी समाज व्यवस्था को और गहराई से समझते हैं, तो वे हमें एक वैकल्पिक सभ्यता की तरह लगने लगती हैं, जो हमारे साथ इस ग्रह पर रहती है। चींटियों का समाज लगभग इंसानों जैसा। अगर समाज के संगठन की बात करें, तो चींटियां प्रकृति में एक सच्ची सभ्यता के सबसे करीबी उदाहरणों में से एक हैं। चींटियों पर हर नए अध्ययन के साथ जो विज्ञान की वह शाखा है जो चींटियों का अध्ययन करती है, यह और भी स्पष्ट होता जाता है कि उनका समुदाय कितना जटिल है। पहली नजर में चींटी का एंथिल सिर्फ मिट्टी का ढेर लगता है, लेकिन इसके अंदर एक सख्त प्रबंधन प्रणाली है, एक स्पष्ट पदानुक्रम है, काम का बंटवारा है और कॉलोनी के हर सदस्य की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। इन सब के केंद्र में रानी होती है। वही कॉलोनी की स्थापना करती है और अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अंडे देने की जिम्मेदार होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ खुद करती है। उसके चारों ओर 10 से 12 वर्कर चींटियों का समूह बार बार लौटता है। उसकी देखभाल के लिए निर्धारित समय में वही रानी को खाना खिलाती हैं, वही उसकी सफाई करती हैं और वही उसकी हर जरूरत में मदद करती हैं। अच्छा लगता है कि रानी की देखभाल करने वाली वर्कर चींटियां अक्सर कॉलोनी की युवा सदस्य होती हैं, जैसे ये उनका पहला काम हो। लगभग 1 महीने तक वे एक तरह की ट्रेनिंग से गुजरती हैं, जिसमें वे रानी, अंडों और लार्वा की देखभाल करना सीखती हैं। ये इंटर्नशिप जैसी होती है, ताकि बाद में बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकें। जैसे जैसे वे बड़ी और अनुभवी होती हैं, उन्हें धीरे धीरे दूसरी जिम्मेदारियां जैसे भोजन खोजने भेजा जाता है। जो सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी चींटियां होती हैं, उन्हें घोंसले से सबसे दूर के इलाकों में भेजा जाता है। वही भोजन संग्राहक होती हैं। वे दिन भर भोजन और उपनिवेश के लिए जरूरी अन्य संसाधनों की तलाश करती हैं। जब उन्हें खाना मिलता है, तो वे उसे अपने लिए नहीं खाती, वे उसे घोंसले में वापस लाकर जिम्मेदार सदस्यों को सौंप देती हैं। वहां से ये तय किया जाता है कि भोजन पूरे समुदाय में कैसे बांटा जाए। ये छोटे शहर जैसा है,
जिसमें अपना सप्लाई और लॉजिस्टिक सिस्टम होता है। लेकिन कॉलोनी के अंदर सिर्फ खाना ही नहीं घूमता, एक और चीज है जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जानकारी। रानी एक खास रासायनिक पदार्थ छोड़ती है जिसे फेरोमोन कहा जाता है। यह रासायनिक पदार्थ उसकी स्थिति और सेहत के बारे में जानकारी रखता है। इसे उसके आसपास की कामगार चींटियां लेती हैं, फिर कॉलोनी के अन्य सदस्यों को पहुंचाते हैं जो आगे दूसरों तक भेजते हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक संदेश लगभग पूरी कॉलोनी तक ना पहुंच जाए। इसी तरह हजारों सदस्य आपस में जुड़े रहते हैं। अगर आप सोचें तो यह सोशल मीडिया या इंटरनेट का एक बहुत ही साधारण संस्करण जैसा है, लेकिन यह सिग्नल और डेटा की जगह गंध और रसायनों का इस्तेमाल करता है। चींटियां अपने बच्चों को महत्वपूर्ण बातें सिखाने में माहिर हैं। उनकी सीखने की खास शैली हैरान करती है। अधिकांश कीड़े केवल अपने अनुभव से सीखते हैं, जबकि चींटियां दूसरों के अनुभव से भी सीख सकती हैं। इसका मतलब है कि उन्हें सीखने के लिए गलती करने की जरूरत नहीं होती, जो कीड़ों में बहुत दुर्लभ है। उदाहरण के लिए, जब शिकार पकड़ना मुश्किल होता है तो सबसे अनुभवी शिकारी सबसे पहले आगे बढ़ता है। यह युवा चींटियों को दिखाता है कि हमला कैसे करना है, कैसे अपने काटने या डंक का इस्तेमाल करना है और कैसे अपने लक्ष्य को गिराना है। देखकर कॉलोनी के छोटे सदस्य वे कौशल सीखते हैं जो उन्हें समय आने पर चाहिए होंगे। फिर भी ऐसी सीखने की प्रणाली के लिए अच्छी याददाश्त जरूरी है, और यहीं वैज्ञानिक चींटियों से प्रभावित होते हैं। जो चींटियां नियमित रूप से भोजन खोजती हैं, वे अपने इलाके को अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें पता होता है कि खाना कहाँ मिलेगा, और वे यह भी जानते हैं कि घोंसले में कैसे लौटना है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब उनके रास्ते को एक जटिल भूल भुलैया या लेबिरिंथ से रोक दिया जाता है, तब भी वे नया रास्ता खोजने में सक्षम होते हैं। और जब वे सही रास्ता ढूंढते हैं तो उसे कम से कम 4 दिन याद रखते हैं। भले ही वे उन दिनों खराब मौसम के कारण बाहर ना निकल पाएं, वे सीखी हुई राह को नहीं भूलते। चींटियों में समय का भी एहसास होता है। वे सिर्फ दिशा ही नहीं याद रख सकते, उनके पास समय का भी हिसाब रखने की क्षमता होती है। प्रयोगों में जब हर दिन एक निश्चित जगह पर एक ही समय पर नियमित रूप से खाना रखा जाता है, तो चींटियां इसे जल्दी सीख जाती हैं। कुछ समय बाद वे खाने के रखे जाने से पहले ही उस जगह पर आना शुरू कर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पता हो कि खाना कब आएगा। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब खाना देना बंद भी कर दिया जाता है, तब भी वे लगभग 5 दिनों तक उसी जगह और उसी समय आती रहती हैं। ऐसा लगता है वे उम्मीद कर रही हैं कि जिस खाने का वे इंतजार कर रही थीं, लौटेगा। संगठित होने के अलावा चींटियां आपातकाल में भी बहुत कुशल हैं। खतरे का पहला संकेत मिलते ही वे घबराती नहीं, बल्कि तुरंत तैयारी शुरू कर देती हैं। वे लार्वा और प्यूपा को घोंसले के निकासों के पास लाती हैं, लेकिन सतह पर उनका सिर्फ छोटा हिस्सा बाहर निकालती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे पहले ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि खतरा सच में है या सिर्फ झूठा अलार्म है। और जब वे पुष्टि कर लेती हैं कि सच में कोई खतरा है, तभी वे बड़े पैमाने पर पलायन शुरू करती हैं। अपने छोटे से शरीर में वे जानवरों की दुनिया की सबसे सुव्यवस्थित सहयोग प्रणालियों में से एक समेटे हुए हैं। अब थोड़ा बदलते हैं। आखिर चींटियां आपस में कैसे बात करती हैं? चींटियों की क्रियाएं इतनी व्यवस्थित होती हैं कि देखकर हैरानी होती है। एक कॉलोनी में हजारों चींटियां एक दूसरे को कैसे समझती हैं? उन्हें कैसे पता चलता है कि कहां जाना है, किसका पीछा करना है, खाना कहां है, और वे सारी जानकारी उन्हें कैसे याद रहती है? हैरानी यह है कि उन्हें सब कुछ इंसानों की तरह याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी संचार प्रणाली हमारी सोच से कहीं गहरी है। चींटियों के पास इंसानों की तरह कान नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे आवाज महसूस नहीं कर सकती। कान से सुनने के बजाय वे अपने आसपास की कंपन को महसूस करती हैं। उनके घुटनों और पैरों के सेंसर्स उन्हें जमीन या जिस चीज पर वे चल रही हैं, उसमें हलचलों को समझने में मदद करते हैं। कुछ चींटियां अपने शरीर के हिस्सों को रगड़कर भी आवाज पैदा करती हैं। इसे स्ट्रीड्यूलेशन कहा जाता है। ये एक हल्की सी गुनगुनाहट या चहचहाने जैसी आवाज होती है, जो पेट और जबड़े के हिस्से का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। वे इसका उपयोग दूसरी चींटियों से और कभी-कभी दूसरी प्रजातियों से भी संवाद के लिए करते हैं। लेकिन अगर चींटियों की सबसे महत्वपूर्ण भाषा कोई है, तो वो है गंध।
चींटियां जमीन पर फेरोमोन छोड़ती हैं। ये खास होता है। ये एक रासायनिक पदार्थ है, जैसे कोई अदृश्य निशान। हम इसे नहीं देख सकते, लेकिन दूसरी चींटियां इसे आसानी से सूंघ और समझ सकती हैं। जब कोई फॉरेजर चींटी खाना ढूंढती है तो वह कॉलोनी लौटते समय फेरोमोन की लाइन छोड़ती है। जब दूसरी चींटियां इसे सूंघती हैं, तो वे उस रास्ते का पीछा करती हैं, और जब वे भी खाना लेकर लौटती हैं, तो वे अपनी खुद की फेरोमोन भी जोड़ती जाती हैं। इसी वजह से रास्ता और भी मजबूत हो जाता है, और भी ज्यादा चींटियां उसका पीछा करती हैं। रास्ता और भी साफ हो जाता है। लेकिन जब उस जगह का खाना खत्म हो जाता है, तो लौटने वाली चींटियां अब नई फेरोमोन नहीं छोड़ती। धीरे धीरे वो गंध गायब हो जाती है। गंध जाने पर रास्ता भी खो जाता है। वे अपने परिवेश के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। जब खाने तक जाने वाला पुराना रास्ता बंद हो जाता है, तो कुछ खोजी चींटियां पुराने रास्ते को छोड़कर नया रास्ता ढूंढती हैं। चींटी जब छोटा रास्ता पाती है, तो कॉलोनी तक नया फेरोमोन छोड़ती है, और बाकी चींटियां उसी रास्ते पर चलती हैं। जब नया रास्ता सफल होता है, तो ज्यादा चींटियां वहां गंध छोड़ती हैं, और वो और मजबूत बनता है। यहीं पर चींटियों की मशहूर कतार बनती है, जो लगभग अपनी खुद की हाईवे जैसी लगती है। इसके अलावा फेरोमोन सिर्फ दिशा ही नहीं बता सकते। चींटी कुचली या घायल होने पर अलार्म फेरोमोन छोड़ती है, जो इमरजेंसी सिग्नल जैसा होता है। पास की चींटियां इस गंध को सूंघकर आक्रामक हो जाती हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। यह सिग्नल दूर की चींटियों को भी आकर्षित करता है। कुछ प्रजातियां दुश्मनों पर भ्रामक फेरोमोन का इस्तेमाल करती हैं। वे इसका इस्तेमाल दूसरे समूह की चींटियों को भ्रमित कर अपने साथियों पर हमला करवाने के लिए करते हैं। चींटी के शरीर में कई हिस्से हैं जो फेरोमोन बना सकते हैं। शरीर में विष ग्रंथि होती है। साथ ही पीठ, पेट और पैरों के कुछ अन्य हिस्सों का इस्तेमाल भी रासायनिक संचार में होता है। और वे इसे सिर्फ जमीन पर ही नहीं छोड़ते। कभी कभी वे भोजन के साथ साथ फेरोमोन को एक दूसरे को भी पास करते हैं। इस तरह से जानकारी पूरे कॉलोनी में फैलती है। एक चींटी को पता चल जाता है कि उसका साथी किस समूह से है या कौन सा काम कर रहा है। ऐसा लगता है उनके पास आईडी सिस्टम है, पर कार्ड या यूनिफॉर्म की बजाय गंध का इस्तेमाल करते हैं। जब कॉलोनी में रानी बदलती है, तो कुछ चींटी प्रजातियों में एक से अधिक रानियां हो सकती हैं। कभी कभी एक ही कॉलोनी में कई रानियां होती हैं, लेकिन भले ही वे कई हों, फिर भी एक प्रमुख होती है। प्रमुख रानी एक खास फेरोमोन छोड़ती है, जो उसकी शक्ति का संकेत होता है। जब वो फेरोमोन बनाना रोकती है, तो कॉलोनी का माहौल बदलता है, जो उसकी कमजोर स्थिति का संकेत है। धीरे धीरे कामगार चींटियां दूसरी रानी की देखभाल करना शुरू कर देती हैं, और वही नई रानी कॉलोनी की प्रमुख नेता बन जाती है। चींटियों के छोटे दिमाग में वे बहुत ही व्यवस्थित, व्यवहारिक और प्रभावी सिस्टम बना लेती हैं। वे इंसानों और बुद्धिमान स्तनधारियों से काफी अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक ऐसा समाज बना लिया है जिसमें संचार, काम, पदानुक्रम और सामूहिक निर्णय लेना शामिल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के कुछ हिस्सों में चींटियां सिर्फ खाना नहीं ढूंढती, वे खेती भी करती हैं और अपने खुद के जानवर भी पालती हैं। अधिकांश चींटियां अलग अलग चीजें खाती हैं। कुछ शिकारी होती हैं, कुछ मरे हुए जानवर खाती हैं, कुछ पौधे खाती हैं, और कुछ शाकाहारी चींटियां होती हैं जो अपने पेट में मौजूद खास सूक्ष्म जीवों पर निर्भर रहती हैं, ताकि वे अपने द्वारा खाए गए पौधों के भोजन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। कुछ प्रजातियां और ऊंचे स्तर तक पहुंच गई हैं। इंसानों की तरह उन्होंने भी कृषि करना सीख लिया है। यह सिर्फ आसपास से खाना इकट्ठा करना नहीं है, वे सच में भोजन उगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं और अपनी कॉलोनी के अंदर खाना पैदा करते हैं। इस गतिविधि की व्यापकता के कारण वैज्ञानिकों ने इसे स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया है। 80 प्रजातियां हैं, जिनमें कुछ चींटियां साधारण कृषि करती हैं। 34 प्रजातियां हैं जो कोरल मशरूम उगाती हैं। 18 प्रजातियां खमीर का संवर्धन करती हैं और 63 प्रजातियां उन्नत कृषि तक पहुंच चुकी हैं। ये अपनी कॉलोनी के अंदर पूरे मशरूम के बगीचे बनाने में सक्षम हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ मशरूम ऐसे हैं जिन्हें चींटियों ने कई पीढ़ियों में पालतू बना लिया है। इसका मतलब है कि ये मशरूम अब जंगली में नहीं रह सकते और चींटियों पर निर्भर हैं, जैसे फसलें किसानों पर निर्भर होती हैं। पत्ते काटने वाली चींटियां असली मशरूम किसान। इसका सबसे अच्छा उदाहरण लीफ कटर चींटियां हैं।
पहली नजर में हमें लगता है कि वे जो पत्ते काटती हैं उन्हें खाती हैं, लेकिन असली वजह वो नहीं है। वे पत्तों को अपने कॉलोनी में वापस ले जाती हैं। इसके बाद वे उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हैं और उन पत्तों का इस्तेमाल अपने मशरूम गार्डन के लिए सबस्ट्रेट या खाद के रूप में करती हैं। हाँ, पत्ते उनका मुख्य खाना नहीं है। असल में वे कवक की देखभाल करती हैं और खेती में भी उनके पास काम का साफ साफ बंटवारा होता है। बड़ी कामगार चींटियां पौधों के सख्त हिस्सों को काटती हैं, जबकि छोटी चींटियां पत्तों को चबाती और काटती हैं। और सबसे छोटी चींटियां ही असली मशरूम की खेती की देखभाल करती हैं। वे ही सफाई करती हैं, वे ही निगरानी रखती हैं और वे ही फंगस को खराब होने से बचाने में मदद करती हैं। कुछ चींटियों के शरीर पर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक जैसी चीज बनाते हैं। ये हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है, जो उनकी मशरूम फार्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि पत्ते काटने वाली चींटियां पहचान सकती हैं कि कोई पत्ता उनके फंगस पर अच्छा या बुरा असर डाल रहा है या नहीं। वे मशरूम के केमिकल सिग्नल्स पढ़ते हैं। जब किसी पत्ते की किस्म फंगस के लिए जहरीली हो तो पूरी कॉलोनी इसे याद रखती है और वे उसे फिर नहीं लाते। ऐसी संगठन क्षमता देखकर प्रभावित होना स्वाभाविक है, लेकिन चींटियों की क्षमताएं यही नहीं रुकती। खेती के अलावा कुछ प्रजातियां पशुपालन भी करती हैं, जैसे जानवरों की देखभाल करने वाली चींटियां। उनके आकार को देखकर डर लगता है कि चींटियां कितनी शानदार शिकारी हैं, लेकिन शिकार और लड़ाई के अलावा उन्होंने एक और अनोखा काम भी सीख लिया है। वे एफिड्स की देखभाल करती हैं। एफिड्स छोटे कीड़े हैं जो हनीड्यू नामक मीठा तरल निकालते हैं। चींटियों के लिए यह ऊर्जा से भरपूर और महत्वपूर्ण है, इसलिए एफिडीज को खाने के बजाय वे उनकी देखभाल करती हैं। वे पौधों पर एफिडीज को चराती हैं, वे उन्हें दूसरे शिकारी से बचाती हैं, और जब उन्हें हनीड्यू की जरूरत होती है तो वे सचमुच एफिडिस को दुहती हैं। चींटी ऐसा तब करती है जब वह एफिड के पेट को अपनी एंटीना से सहलाती या गुदगुदी करती है। इसके बाद एफिड मीठा तरल छोड़ता है और चींटी उसे ले लेती है। मजेदार बात यह है कि यह सिर्फ परजीविता नहीं है, एफिड्स को भी चींटियों से सुरक्षा मिलती है, वरना शिकारी उन्हें मार सकते हैं। जब कॉलोनी नए स्थान जाती है, कुछ चींटियां अपने एफिड झुंड भी साथ ले जाती हैं। अगर आप सोचें तो ये लगभग वैसा ही है जैसा इंसान गाय, बकरी या दूसरे पशुओं को पालता है, बस आकार में फर्क है। दिखने में फर्क है, पर सिद्धांत लगभग समान है। क्या चींटियों की दुनिया परफेक्ट है? इस बिंदु पर ऐसा लगता है कि चींटियां लगभग परिपूर्ण जीव है। वे संगठित हैं, जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी खुद की खेती प्रणाली है, पशुधन है, संचार नेटवर्क है, स्पष्ट पदानुक्रम है और सामूहिक बुद्धि है जो एक बड़े दिमाग की तरह लगती है। लेकिन सच कहें तो उनका सिस्टम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि कभी कभी यही ताकत उनकी त्रासदी बन जाती है। चींटियों का मृत्यु चक्र। इस दृश्य को देखो, हजारों चींटियां एक गोल घेरे में घूम रही हैं। पहली नजर में लगता है वे कोई अजीब रिवाज कर रही हैं, जैसे नृत्य या समारोह, पर ऐसा नहीं। इसे मृत्यु चक्र कहा जाता है और इसमें मौजूद ज्यादातर चींटियां मर जाएंगी। वे लगातार घूमती रहेंगी जब तक उनकी सारी ताकत खत्म नहीं हो जाती। लेकिन वे ऐसा क्यों करती हैं? इसका जवाब डरावना है, क्योंकि यह बहुत साधारण है। सिस्टम एरर। तुम्हें वह फेरोमोन ट्रेल याद है जिससे वे रास्ता खोजती हैं? अक्सर सिस्टम अच्छा चलता है, लेकिन कभी-कभी वे अपनी ही गंध से धोखा खा सकते हैं। जब चींटियों का झुंड गोल गोल चलता हुआ अपनी फेरोमोन ट्रेल का पीछा करता है, तो वे उसे ही सही रास्ता मानती हैं और उसी के पीछे चलती रहती हैं। फिर चूंकि रास्ता गोल है, वे उसी जगह वापस आ जाती हैं और चलते हुए वे लगातार नई फेरोमोन छोड़ती रहती हैं। गंध और तेज हो जाती है, गलत रास्ता और भी मजबूत हो जाता है। चींटियों को और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि वे सही रास्ते पर चल रही हैं, जब तक कि दूसरी चींटियां भी आकर उस कतार में शामिल नहीं हो जाती। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वे जिस रास्ते पर चल रही हैं वो एक जाल है। धीरे धीरे वो घेरा बड़ा होता जाता है, उसमें और भी चींटियां शामिल होती जाती हैं और वो एक जानलेवा मार्च बन जाता है। आखिरकार हजारों चींटियां थकावट से मर सकती हैं। कभी कभी इसे रोकने का एकमात्र तरीका बाहरी हस्तक्षेप है। उदाहरण के लिए, अचानक कुछ रास्ता रोक सकता है,
रास्ते में कुछ बदल सकता है या कोई ताकत घेरे को तोड़ सकती है। अमेरिकन यात्री विलियम बीबे की 1921 में गुयाना में की गई रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आर्मी चींटियों का एक बहुत बड़ा मृत्यु चक्र देखा, जिसकी चौड़ाई लगभग 365 मीटर थी। उनके अनुसार ये आत्मविनाशकारी मार्च लगभग 2 दिन तक चला और ये कोई दुर्लभ घटना नहीं है। अगर फेरोमोन ट्रेल में गलती हो जाए तो लगभग हर प्रकार की चींटी ऐसे लूप में फंस सकती है। हम अक्सर इसे नहीं देखते क्योंकि ये छोटी घटना होती है। कभी कभी कुछ चींटियां ही फंसती हैं, लेकिन समतल और खुले स्थान पर यह बहुत बड़ा हो सकता है और इसे देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे ऐसे चलते हैं जैसे ज़ॉम्बी हों, बिना अपनी कोई दिशा के। लेकिन इससे भी डरावना यह है कि कभी कभी चींटियां सचमुच ज़ॉम्बी जैसी हो जाती हैं। चींटियों की दुनिया में असली ज़ॉम्बी प्रलय। फिल्मों में ज़ॉम्बी प्रलय अक्सर संक्रमण से शुरू होती है। कुछ वायरस या बीमारियां शरीर को इस हद तक नियंत्रित कर लेती हैं कि इंसान बिना दिमाग के डरावना प्राणी बन जाता है। प्रकृति में इसका असली रूप भी है। चींटियों के लिए ये सबसे बुरे सपनों में से एक है कोर कॉर्डिसेप्स फंगस। पहली नजर में ये बस एक फंगस लगता है, शांत, छोटा और नुकसान रहित। लेकिन चींटी को संक्रमित करते ही डरावनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फंगस के बीजाणु चींटी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद ये चींटी के सबसे महत्वपूर्ण संचार चैनल यानी उसकी सूंघने की क्षमता को प्रभावित करता है। जब ऐसा होता है तो संक्रमित चींटी का अपनी कॉलोनी से संपर्क टूट जाता है। वो रास्ता भटक जाती है, अपने साथियों से दूर हो जाती है और फिर कभी अपने घोंसले में वापस नहीं जा पाती। इस बिंदु पर फंगस चींटी की गतिविधियों को नियंत्रित करता है ताकि वो फंगस के बढ़ने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ सके, न कि चींटी को बचाने के लिए। अक्सर फंगस चींटी को ठंडी और नम जगह पर ले जाता है। इसके बाद वह उसे पत्ते या टहनी के नीचे काटने पर मजबूर करता है। काटने के बाद चींटी वहीं फंस जाती है और छूट नहीं पाती। फंगस धीरे धीरे मांसपेशियों की गतिविधि रोक देता है और इसी दौरान वह चींटी के शरीर में लगातार बढ़ता रहता है। आखिरकार ये फंगस कीड़े के सिर से बाहर निकलता है। इसके बाद ये नए बीजाणु छोड़ता है ताकि दूसरी चींटियों को भी संक्रमित कर सके। पूरा यह प्रक्रिया लगभग 10 दिन तक चलती है और इस समय का ज्यादातर हिस्सा चींटी अभी भी जिंदा रहती है। यह सच में डरावना सपना है क्योंकि दिमाग सीधे नियंत्रित नहीं होता। विज्ञान को ज़ॉम्बी चींटियों की जानकारी पहले से है, लेकिन कई सालों तक ये साफ नहीं था कि फंगस चींटी को ठीक ठीक कैसे नियंत्रित करता है। पहले इसे अक्सर मस्तिष्क परजीवी कहा जाता था। ऐसा लगता था जैसे ये चींटी के दिमाग पर काबू पाकर आदेश देता है। लेकिन फरवरी 2021 में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित एक अध्ययन ने दिखाया कि असल में मामला इतना सीधा नहीं है। अध्ययन में पता चला कि चींटी का दिमाग सुरक्षित रहता है, फंगस इसे सीधे नष्ट नहीं करता। फंगस अपना माइसीलियम चींटी की मांसपेशियों में फैला देता है, जिससे नियंत्रण दिमाग की बजाय शरीर से आता है। धीरे धीरे चींटी की कुछ टिश्यू कोशिकाओं की जगह फंगल कोशिकाएं ले लेती हैं। सीधे शब्दों में कहे तो चींटी और फंगस एक संयुक्त प्राणी की तरह बन जाते हैं। चींटी का शरीर एक वाहन बन जाता है। अब फंगस कठपुतली नचाने वाले की तरह उसे नियंत्रित करता है, जैसे कोई उसके शरीर की डोरियां खींच रहा हो। बेचारे चींटी के पास विकल्प नहीं होता, बस आखिरी पल तक डरावनी पटकथा का पालन करना पड़ता है। वे छोटे हैं पर साधारण नहीं। कमजोरियों के बावजूद चींटियां पृथ्वी के बायोस्फीयर में मजबूत जगह रखती हैं। वे बस जमीन पर गुजरने वाले साधारण कीड़े नहीं हैं। उनका अपना सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, काम, खेती, पशुपालन, सीखने का तरीका, याददाश्त और आपातकालीन प्रतिक्रिया है। उनका समाज कई बार इंसानी सभ्यता से चौंकाने वाली समानता दिखाता है। इसलिए जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो ये और स्पष्ट हो जाता है। चींटियां सिर्फ छोटे जीव नहीं हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे कुचल सकते हैं। जमीन के नीचे, पेड़ों के अंदर और धरती की दरारों में एक शांत सभ्यता बहुत पहले से काम कर रही है, इंसानों के आने से भी पहले। और अगर वे 100 मिलियन साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रह पाई हैं, तो कौन जानता है कि भविष्य में वे और किस तरह की विकासवादी छलांग हासिल कर सकती हैं।